नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हमारा जो वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम चल रहा है, उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे। हम लोग वैदिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे शिक्षा सत्र व छुट्टियाँ, इस विशेषता पर। तो शिक्षा सत्र भी पढ़ेंगे और साथ में छुट्टियां भी पढ़ेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा सत्र कितने दिन का होता था और छुट्टियां कितने दिन की होती थी। अगर आपसे शिक्षा सत्र की बात की जाए तो शिक्षा सत्र वैदिक काल में शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म नामक संस्कार के साथ प्रारंभ होता था। संस्कार के साथ प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन नामक संस्कार के साथ समाप्त होता था। उत्सर्जन नामक संस्कार के साथ समाप्त होता था। तो देखिए, ये हिंदी के महीने हैं हमारे, जो भारतीय महीने चलते हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष। इस प्रकार से पूरा जो शिक्षा का सत्र था वह 5 माह का था। कितने माह का था? 5 माह का था। वर्तमान में शिक्षा सत्र जो चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वैदिक काल का शिक्षा सत्र चूंकि शिक्षा वेदों तक सीमित थी, इसलिए शिक्षा का सत्र भी छोटा होता था। केवल और केवल 5 माह का, 5 माह पढ़ाई होती थी। श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता था और एक संस्कार किया जाता था, उसका नाम था उपाकर्म। और पौष मास की पूर्णिमा को एक दूसरा संस्कार होता था, उत्सर्जन। इस संस्कार के साथ प्रारंभ होता था और इस संस्कार के साथ समापन होता था। अब अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कितने दिन का होता था, तो वैदिक काल में शिक्षा का सत्र 5 दिन का होता था। अगर पूछा जाए कब प्रारंभ होता था, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता था। पूछा जाए समाप्त कब होता था, तो पौष मास की पूर्णिमा को, और किस संस्कार के साथ? उत्सर्जन संस्कार के साथ। तो शिक्षा सत्र 5 मास का होता था। श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म नामक संस्कार के साथ प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन नामक संस्कार के साथ समाप्त होता था। तो ये ध्यान रखिए, श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को समाप्त होता था। कुल मिलाकर के शिक्षा सत्र 5 माह का होता था। तो ये था वैदिक कालीन शिक्षा सत्र। अब अगर हम बात करें छुट्टियों की, ये तो शिक्षा सत्र की बात हो गई। हमारा टॉपिक है शिक्षा सत्र व छुट्टियां। तो वैदिक काल में छुट्टियां भी रहती थी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कम उम्र के विद्यार्थी होते थे, कम उम्र के विद्यार्थियों को अधिक अवकाश दिए जाते थे। अधिक अवकाश, अधिक उम्र के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक उम्र के विद्यार्थियों की अपेक्षा
जिन विद्यार्थियों की उम्र ज़्यादा होती थी, बड़े विद्यार्थी होते थे जो 2-4 साल पढ़ चुके हैं, उनको कम अवकाश मिलता था। लेकिन जो नया विद्यार्थी गया है, जिसकी आयु कम है, उसे अधिक अवकाश दिए जाते थे। ये तो हो गई उम्र के हिसाब से बालकों को अवकाश देने की बात। इसके साथ ही प्रत्येक माह की पूर्णिमा, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को अवकाश रहता था। प्रतिपदा तथा प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। अवकाश रहता था। तो गुरुकुलों में रविवार को अवकाश नहीं होता था। पूर्णिमा को, प्रतिपदा को और प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को ये नियमित रूप से अवकाश होते थे। प्रतिपदा को, पूर्णिमा को और प्रत्येक पखवाड़े मतलब पक्ष 15 दिन, कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, तो 2 पक्षों में 2 अष्टमी पड़ती थी, दोनों में अवकाश रहता था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों से भी शिक्षण कार्य बाधित रहता था, जैसे मौसम की खराबी, अगर मौसम खराब है तो भी शिक्षण कार्य उस दिन नहीं होगा। दूसरा, गांव या नगर में डाकुओं का आक्रमण, अगर किसी डाकू ने किसी गांव या नगर पर आक्रमण कर दिया है तो उस दिन भी शिक्षण कार्य बाधित रहता था, शिक्षण कार्य नहीं होता था। गुरुकुल में संभ्रांत अतिथि के आगमन पर अगर गुरुकुल में कोई अतिथि आ गया है तो भी उस दिन अवकाश रहता था, उस दिन भी शिक्षण कार्य नहीं होता था। किसी राजा या संभ्रांत व्यक्ति के आकस्मिक निधन पर तो इतने दिन गुरुकुल में अवकाश रहता था। कब कब रहता था? प्रत्येक माह की पूर्णिमा, प्रतिपदा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। इसके साथ ही मौसम की खराबी पर, बारिश हो रही है या अधिक सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत मौसम खराब है, तो भी अवकाश रहता था। अगर गांव या नगर में जो भी आसपास था डाकुओं ने आक्रमण कर दिया है तो उस दिन भी शिक्षण कार्य बाधित रहता था। गुरुकुल में कोई संभ्रांत अतिथि आ गया है तो उस दिन भी शिक्षण कार्य नहीं होता था। और गांव में किसी राजा या किसी संभ्रांत व्यक्ति के आकस्मिक निधन पर भी उस दिन अवकाश रहता था। तो ये इतने दिन अवकाश रहता था, बाकी कोई रविवार का अवकाश ये सब नहीं होता था उस समय। तो ये था हमारा टॉपिक शिक्षण सत्र व छुट्टियां। एक अगली विशेषता, अध्ययन की अवधि। अध्ययन की अवधि कितनी थी? अध्ययन की अवधि, अध्ययन की अवधि कितनी थी? तो शिक्षा जो थी वो पूरी तरीके से वेदों पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय वेदों का ज़्यादा प्रचलन था, तो संपूर्ण शिक्षा वेदों पर आधारित थी।
वेदों का पठन पाठन होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्ययन की अवधि कितनी थी, तो आप बताओगे 12 वर्ष थी। और इस 12 वर्ष की अवधि में व्यक्ति एक वेद पढ़ता था। एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहता था तो उसे प्रत्येक के लिए 12 वर्ष समय व्यतीत करना पड़ता था। यानी अगर कोई 2 वेद का अध्ययन करना चाहे, 2 वेद, तो उसे 24 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 3 वेद का अध्ययन करना चाहे तो उसे 36 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति 4 वेद का अध्ययन करना चाहे तो उसको 48 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ेगा। एक वेद के अध्ययन की अवधि आपसे पूछा जाए 12 वर्ष, 2 वेद के अध्ययन की अवधि तो 24 वर्ष, 3 वेद 36, 4 वेद 48, यानी प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी जा सकती है, एक वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो एक वेद का जो अध्ययन करेगा उसे स्नातक कहा जाता है। जो 2 वेदों का अध्ययन करता है उसे वसु कहते हैं। 3 वेद का अध्ययन करने वाले को रुद्र, और 4 वेद का अध्ययन करने वाले को आदित्य। एक वेद का जो अध्ययन करता था उसे स्नातक, 2 वेद का अध्ययन करता उसे वसु, 3 वेद का अध्ययन करता उसे रुद्र, और 4 वेद का जो अध्ययन करता था उसे आदित्य कहा जाता था। अगर कोई व्यक्ति विशेष अध्ययन करना चाहता, विशेष अध्ययन, तो विशेष अध्ययन की जो अवधि थी 101 या 105 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति विशेष अध्ययन करना चाहता तो उसके लिए उसे 101 या 105 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ता था। तो ये शिक्षण, ये अध्ययन की अवधि थी। क्या है? एक वेद का 12 वर्ष और एक वेद का अध्ययन करने वाले को स्नातक, 2 वर्ष का अध्ययन 24 वर्ष और उसे क्या कहेंगे? वसु। 3 वेद का अध्ययन 36 वर्ष और उसे क्या कहेंगे? रुद्र। 4 वेद का अध्ययन करने का 48 वर्ष और उसे क्या कहेंगे? आदित्य कहेंगे। तो इस प्रकार से विशेष अध्ययन की अवधि 101 या 105 वर्ष थी। अगर आपसे पूछे साहित्य के अध्ययन की अवधि, साहित्य के अध्ययन की अवधि, साहित्य के अध्ययन की अवधि तो वह 10 वर्ष थी। अगर कोई व्यक्ति साहित्य का अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए उसे 10 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की कुछ विशेषताएं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा शिक्षा सत्र, छुट्टियां, अध्ययन की अवधि, और इसके आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।